हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल ही में आई वेब सीरीज द सीक्रेट ऑफ सिलेदार्स। ये वेब सीरीज एडवेंचर, रोमांच और थ्रिल से भरी हुई है। इसमें दिखाए गए क्लू की हेल्प से खजाने तक कैसे पहुंचा जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। वेब सीरीज की कहानी 1996 में कोल्हापुर में शुरू होती है। एक आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ जा रहा होता है, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार नदी में गिर जाती है। इस हादसे में बच्चा तो बच जाता है, लेकिन उन दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में रायगढ़ में दिखाया जाता है। रवि एक डॉक्टर है जो अपने छोटे भाई आदित्य के साथ रहता है। तभी सीन एक मंदिर में शिफ्ट होता है। दीक्षित एक जज हैं जो एक आदमी को बताते हैं, आज तक मैंने सारी जिम्मेदारी किसी और के लिए संभाली है। जो सिलेदारों का असली वारिस है वो इसके आगे उसे संभालेगा। सीख पूछता है, क्या वो इसके लिए तैयार है? जज कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, उसे सब कुछ बताना ही होगा। और फिर वो जाते हुए प्रतीक से कहते हैं, पानी में सूरज की इमेज को देखकर प्रार्थना करते हुए जाना। प्रतीक पानी में जाकर देखता है तो उसे एक चाबी मिलती है। अगले सीन में प्रभु नाम का गुंडा फोन करके कहता है, मुझे पता चला है जज बीमार हैं। रामचंद्रन मुंबई का एक गवर्नर है, वो कहता है, इतने सालों में पहली बार ये सिलेदार इतना कमजोर दिख रहा है। ये कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा, तुम उस पर बस नजर बनाए रखना। अगले दिन जज दीक्षित अपनी बुक लॉन्च करने वाले होते हैं, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। जज को चेक करते टाइम रवि की नजर उनकी अंगूठी पर पड़ती है। तभी जज उससे कहते हैं, शौर्य पाने के लिए पहले अपने कर्तव्य को जानो। कुछ देर बाद जज की असिस्टेंट प्रियल, जो कि एक लॉयर भी है, रवि को जज की साइन की हुई बुक देती है। उसमें एक नोट लिखा होता है। जज साहब रवि को अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं। इधर रामचंद्रन पंडित जी से कहता है, मैं विजयनगर साम्राज्य का वारिस हूँ। पूजा अर्चना कर मेरे पूर्वजों को बुलाकर पूछिए खजाना कहाँ छिपा रखा है। उसी रात रवि जज से मिलने जाता है। वहीं कोर्ट के बाहर बैन में बैठे दो लोग जज पर नजर रख रहे होते हैं और वो रवि को जाते हुए देख लेते हैं। फिर वो फोन करके प्रभु को बता देते हैं। प्रभु कहता है, वो डॉक्टर इतनी रात में जज को चेक करने नहीं आया होगा, कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोग उन पर नजर बनाए रखो, मैं आता हूँ। रवि जज से पूछता है, आपकी पल्स एकदम नॉर्मल चल रही थी, फिर आपने अटैक का झूठा ड्रामा क्यों किया? जज उसे बताते हैं, हमारा एक संगठन है सिलेदारों का, जिसमें बहुत कम लोग बचे हैं, तुम भी उसका हिस्सा हो, बस किसी ने तुम्हें आज तक बताया नहीं है। रवि पूछता है, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आपके पास ये अंगूठी कहाँ से आई? जज उन्हें फोटो दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तुमने ऐसी अंगूठी उन्हीं के पास देखी होगी। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। तुम बच गए, फिर तुम्हें एक फैमिली से अडॉप्ट करवाया था। तुम्हारे पापा सिलेदारों के प्रमुख थे, पापा की जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है। सिलेदारों का प्रमुख बनकर जिसका एक ही कर्तव्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने की रक्षा करना। तभी वहाँ वो दोनों गुंडे आ जाते हैं और जज साहब को बताते हैं, हम इलेक्ट्रीशियन हैं, आपके यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसे ही चेक करने आए हैं। और जबरदस्ती चेक करने लगते हैं। इसे देखकर जज रवि को एक बुक देते हैं और उसे चले जाने के लिए कहते हैं। रवि के जाते ही वहाँ पर प्रभु आ जाता है और जज साहब को मार देता है। अगले दिन पुलिस रवि को जज के मर्डर के आरोप में पुलिस स्टेशन ले जाती है। ये कहता है, मैंने खून नहीं किया, दो इलेक्ट्रीशियन आए थे, मेरे जाने के बाद भी वो दोनों वहीं पर थे। तभी वहाँ प्रियल आ जाती है। इंस्पेक्टर उसे बताता है, जज के चैम्बर में ये 8 बजे अंदर गया और 9 बजे बाहर आ गया। इसके पहले ना कोई अंदर गया और ना कोई बाहर आया। सीसीटीवी साफ बता रही है मर्डर इसी ने किया है। रवि इंस्पेक्टर को मैसेज दिखाते हुए कहता है, अगर आपके हिसाब से 9 बजे मैं जज का मर्डर करके उनके चैम्बर से बाहर आ गया, तो फिर उन्होंने 9:30 बजे मुझे ये मैसेज कैसे भेजा? इंस्पेक्टर कहता है, ये झूठा मैसेज तुमने ही भेजा होगा। तभी आदि उनसे कहता है, कल रात मेरा भाई मेरे साथ था, अगर आपको विश्वास ना हो तो जज साहब और मेरे भाई की लोकेशन चेक कर लीजिए, तो पता चल जाएगा कि 9:30 बजे तक जज साहब जिंदा थे। रियल इंस्पेक्टर से कहती है, आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के भरोसे कैसे कह सकते हो कि मर्डर रवि ने किया है? ढंग का सबूत लाइए, फिर इसे अरेस्ट कीजिए। बाहर आकर प्रियल रवि से पूछती है, तुम्हारे और जज साहब के बीच क्या बात हुई थी? रवि कहता है, उन्होंने मुझे बताया था मैं एक सिलेदार हूँ, वो मुझे कुछ और बताना चाहते थे, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रीशियन वहाँ आ गए और जज साहब ने मुझे वहाँ से भगा दिया। फिर वो कहता है, जज साहब ने मुझे कितना अजीब मैसेज भेजा था। फिर वो लोग मैसेज को डिकोड करने में लग जाते हैं और रवि कहता है, दीक्षित सर जो मुझे बताना चाहते थे वो उन्हीं के चैम्बर में है। यहाँ से वो लोग जज साहब के चैम्बर में पहुंच जाते हैं। प्रभु भी उनका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर मित्रा उससे पूछता है, ये बैन पिछले दिनों से यहाँ क्या कर रही है? प्रभु बताता है, मैं इसका ड्राइवर हूँ, 2-3 दिन से कोर्ट में रिपेयर का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ आया हूँ। इधर उन लोगों को चैम्बर में अशोक स्तंभ दिखता है। प्रियल अशोक स्तंभ का एक चक्र घुमाने लगती है तो कुछ नहीं होता है। फिर वो लोग चारों स्तंभ एक साथ घुमाने लगते हैं, तभी उन्हें उसमें से एक किसी चीज का हिस्सा मिलता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो लोग खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाते हैं। उन्हें जाते हुए इंस्पेक्टर देख लेता है। अगले सीन में प्रताप को छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर, उनके महान कार्यों पर महत्वपूर्ण खोज करने के लिए शिव भूषण पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन प्रताप लेने से इनकार कर देता है और कहता है, मैं अपने आप को इसके लायक नहीं समझता। रात वो लोग एक होटल पर रुकते हैं। प्रियल उसे एक कागज देती है और कहती है, ये भी उसी हिस्से के साथ मिला है
लेकिन उस पेपर में कुछ नहीं होता है। तभी चाय की भाप से उस कागज में नंबर दिखने लगते हैं। आदि उन नंबर को सर्च करके बताता है ये मुंबई में किसी चोर बाजार की लोकेशन के कोऑर्डिनेट हैं। रवि कहता है इसका मतलब दीक्षित सर चाहते थे कि मैं मुंबई जाऊं और शायद मुझे अगला क्लू वहीं मिलेगा। आदि कहता है इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी का नंबर नोट करके ट्रैक कर रहा होगा। फिर वो लोग गाड़ी को वहीं छोड़कर मुंबई के लिए बस से निकल जाते हैं और वहां जाकर प्रसीक से मिलते हैं। प्रसीक पूछता है तुम्हारा किसी ने पीछा तो नहीं किया। कुछ देर बाद प्रभु और उसके गुंडे वहां आ जाते हैं। फिर उन लोगों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन वो लोग किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को इनकी कार की लोकेशन मिल जाती है और कांस्टेबल उन्हें बताता है वैन का ड्राइवर प्रभु, उसका आईडी कार्ड फेक है और मोबाइल नंबर भी गलत है। इधर प्रसिक उन लोगों को अपने घर ले जाता है और उन्हें बताता है मुगलों ने रायगढ़ किले पर खजाना लूटने की कोशिश की, लेकिन सिलेदारों की फौज ने वो खजाना पहले ही कहीं और छिपा दिया था। तब से उस खजाने की रखवाली की जिम्मेदारी सिलेदार और उनकी पीढ़ियां करती आ रही हैं। रवि उनसे पूछता है आप भी सिलेदार हो क्या? प्रसिक बताता है मैं सिलेदार नहीं हूँ, मैं 20 साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे में काम करता था। तब दीक्षित सर ने मुझे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में खुदाई करने के लिए एक अनऑफिशियल काम दिया था। आज तुम्हारे पास जो हिस्सा है उसे ढूंढने के चक्कर में गुंडों ने मेरी बीवी को जिंदा जला दिया था। दीक्षित सर ने मुझसे कहा था एक सिलेदार जरूर आएगा, तब तुम उसे ये चाबी दे देना। तभी प्रियल बाहर जाकर रामचंद्रन को फोन करती है। रामचंद्रन उससे कहता है मुझे रवि के अगले प्लान की अपडेट हर हाल में चाहिए। इसका मतलब प्रियल उस गवर्नर से मिली हुई है। अगले सीन में इंस्पेक्टर उस होटल में पहुंच जाता है और अपने कांस्टेबल से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर को रवि की कार में एक जीपीएस ट्रैकर मिलता है। कांस्टेबल उन्हें बताता है वो तीनों बस से मुंबई की तरफ गए हैं। इंस्पेक्टर उससे कहता है हम लोग जिस पर नजर रख रहे हैं उस पर किसी और की भी नजर है। फिर प्रसिक रवि को बताता है खजाने की चाबी के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा तुम्हें दीक्षित सर के चैम्बर में मिला था, दूसरा तुम्हारे पापा के पास था, शायद अब उनके हत्यारों के पास होगा, और तीसरा पता नहीं। तभी रवि उनसे कहता है उस रात दीक्षित सर ने मुझे एक किताब दी थी। वो लोग किताब को चेक करने लगते हैं, तभी उसमें से उन्हें एक मैप मिलता है। रवि बताता है मेरे हिसाब से ये ब्रिटिश जमाने में बनाई गई अंडरकवर पाइपलाइन का मैप हो सकता है। ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए 4 मॉन्यूमेंट्स गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनस, जनरल पोस्ट ऑफिस और राजभवन को ये पाइपलाइन जोड़ती हैं। आदि कहता है काइंड एडवर्ड जब देश के प्रिंस थे तब वो इसी राजभवन में आकर रुके थे, पक्का इसी से कोई कनेक्शन होगा। रवि कहता है कल राजभवन में फोक डांस का कल्चरल प्रोग्राम है, हम लोग इवेंट को अटेंड करने के बहाने वहाँ जाएंगे। अगले दिन वो लोग राजभवन पहुंच जाते हैं। रवि आदि को बाहर बैठकर नजर रखने के लिए कहता है। फिर वो लोग अंदर जाकर ढूंढने लगते हैं। तभी रवि को एक फोटो में वही अंगूठी दिखाई देती है और वो उन लोगों को बताता है ये डॉक्टर सर देशमुख की फोटो है, राजभवन में सिलेदारों का कनेक्शन इन्हीं से है। फिर वो आदि को फोन करके डॉक्टर सर देशमुख के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। आदि उन्हें बताता है डॉक्टर सर देशमुख ने अपने टाइम में लाइब्रेरी को रिनोवेट किया था। रवि और प्रसिक लाइब्रेरी में जाते हैं। प्रियल भी वहीं जाने वाली होती है। तभी गार्ड उसे जाते हुए देख लेता है और उसको रोककर पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हो? प्रियल बताती है कल्चरल प्रोग्राम जहाँ चल रहा है वो हॉल मुझे मिल नहीं रहा है। गार्ड अपने साथ उस हॉल में ले जाता है। कुछ देर बाद प्रभु भी राजभवन आ जाता है। उसे देखकर आदि रवि को फोन लगाता है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती है। फिर उन लोगों को सिलेदारों का निशान मिल जाता है। वो लोग एक साथ उन दोनों तलवारों को खींचते हैं। तभी उन्हें लाइब्रेरी के नीचे एक सुरंग दिखाई देती है। वहाँ पहुंचकर उन लोगों को एक कमरा मिलता है। वो लोग कमरे के अंदर जैसे ही जाते हैं गेट बाहर से बंद हो जाता है। वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। रवि प्रसिक को बताता है यहाँ हर ईंट पर सिलेदारों का निशान बना हुआ है, लेकिन एक ईंट पर सिर्फ तलवार दिखाई दे रही है। प्रसिक को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो बैठ जाता है। तभी रवि को उनके पीछे ढाल का निशान दिखाई देता है। वो दोनों ईंट को एक साथ दबाते हैं। तभी गेट खुल जाता है और उन लोगों को एक बॉक्स मिलता है। उसे लेकर वो लोग जाने वाले होते हैं। तभी प्रभु वहाँ आ जाता है और प्रसिक से कहता है ये बॉक्स मुझे दे दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारी पत्नी का किया था। इतना सुनते ही प्रसिक उससे लड़ने लगता है और उसके पेट में लकड़ी घुसाकर मार देता है। कुछ देर बाद चंदन आ जाता है और कहता है जिस खजाने को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो मेरा है, इसके लिए ही मैंने जज को मारा था। जो तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दो, वरना मैं प्रियल को भी मार दूंगा। प्रसिक चंदन से लड़ने लगता है और रवि और प्रियल को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन चंदन प्रसिक को मार देता है। उन लोगों के भाग जाने के बाद पुलिस वहां आ जाती है। गोली की आवाज सुनते ही मैं यहाँ आया था। कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक किया तो मैंने उनसे बचने के लिए सेल्फ डिफेंस में उन लोगों पर गोली चला दी। 2 लोग यहाँ मरे पड़े हैं और 2 लोग यहाँ से भाग गए हैं। वो दोनों बाहर आकर आदि को प्रसिक के मरने की खबर सुना देते हैं। इसके बाद प्रियल उन दोनों को एक बंद थिएटर में लेकर चली जाती है। रवि आदि को बॉक्स दिखाते हुए कहता है इसमें मोड़ी लिपि में कुछ लिखा है जिसे पढ़ने में डॉक्टर प्रताप हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों की मंजिल छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ जाती है। फिर प्रियल उन्हें बताती है जब मैं ड्यूटी ज्वाइन करने वाली थी तब गवर्नर रामचंद्रन ने मुझे स्पेशल असाइनमेंट के लिए अपॉइंट किया था। मुझे दीक्षित सर की हर मूवमेंट की अपडेट
उन्हें देनी थी। दीक्षित सर और प्रिसिक के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। रवि कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुमने अब तक जो किया अनजाने में किया, लेकिन गवर्नर का असली चेहरा हमें मिलकर अब सबके सामने लाना ही होगा। अगले सीन में रामचंद्रन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहता है 3-4 लोग सिक्योरिटी तोड़कर राजभवन में कैसे घुस सकते हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तभी वहाँ इंस्पेक्टर मित्रा आ जाता है और दूसरे इंस्पेक्टर विश्वास को बताता है मैं जज के मर्डर केस में फॉलोअप करने के लिए इधर आया हूँ और मुझे लगता है हमारे केस कनेक्टेड हैं। अगले दिन रवि प्रताप से मिलने जाता है और उसकी असिस्टेंट को बताता है मैं एक ब्लॉगर हूँ और सर का इंटरव्यू लेने आया हूँ। असिस्टेंट कहती है आप लोग बिना अपॉइंटमेंट के सर से नहीं मिल सकते और उन्हें जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग बहस करने लगते हैं। शोर सुनकर प्रताप बाहर आ जाता है। तभी रवि उन्हें बॉक्स दिखाते हुए कहता है इस पर मोडी लिपि में कुछ लिखा है, इसे खोलने में हमें आपकी हेल्प चाहिए। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कोड है जो हमें किसी खजाने तक पहुंचा सकता है। प्रताप को उन पर भरोसा नहीं होता है और वो बाहर आकर पुलिस को फोन कर देता है। फिर रवि उसे खजाने की चाबी का हिस्सा दिखाता है और कहता है अगर इसे देखकर आप कहेंगे कोई खजाना नहीं है तो मैं वापस चला जाऊंगा। प्रताप कहता है अगर ये वही चाबी है जो मैं सोच रहा हूँ तो फिर ये विजयनगर साम्राज्य के खजाने की चाबी है। फिर वो बॉक्स के ऊपर लिखी लाइन को पढ़कर बताता है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तिथि है। फिर वो लोग डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड डालते हैं लेकिन बॉक्स नहीं खुलता है। तभी रवि को कुछ याद आता है और वो कहता है ये काटा पयादी एनकोडिंग सिस्टम से ही खुलेगा। इसका अपना एक चार्ट होता है जिसमें हर लेटर के लिए अपना एक नंबर है। फिर आदि इंटरनेट पर सर्च करके हर लेटर का नंबर रवि को बता देता है। इसके बाद वो लोग पासवर्ड डालकर बॉक्स को खोल लेते हैं जिसके अंदर उन्हें एक खंजर मिलता है। प्रताप उन लोगों को बताता है महाराज के पास स्पेन में बने कुछ हथियार थे और जब वो यहाँ आते थे तो उन पर IHS लिखा होता था। ये खंजर उन्हीं का है और इसके साथ ही उन्हें एक कपड़ा भी मिलता है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार बने हुए होते हैं। फिर प्रताप उन्हें बताता है कर्नाटक के बादामी केव के पास भगवान शिव के भूतनाथ का मंदिर है, उस मंदिर के पास यही नक्काशी है। वहाँ असिस्टेंट आकर बताती है पुलिस आई है और उनका कहना है आपने ही उन्हें बुलाया है। प्रताप कहता है मैंने तुम लोगों की बात को सुनने से पहले ही उन्हें बुला लिया था। रवि उनसे कहता है अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो ये सारी खोज सरकारी फाइल में दबकर मर जाएगी। महाराज की धरोहर को वापस लाने का ये सुनहरा मौका हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगा। फिर प्रताप उन्हें अपने चॉपर में बिठाकर कर्नाटक के लिए निकल जाता है और इंस्पेक्टर उनके चॉपर की फोटो को खींच लेता है। फिर विश्वास को फोन करके चॉपर के टेल नंबर बताकर उसको ट्रैक करने के लिए कहता है। विश्वास बताता है सुरंग में मरने वाला दूसरा आदमी प्रभु है जो पिछले 8 साल से पैरोल में जेल से बाहर है। फिर मित्रा उससे कहता है ये राजभवन में बिना परमिशन के कैसे घुस गया और आपको गवर्नर का स्टेटमेंट डाउटफुल नहीं लग रहा है। विश्वास कहता है हम इंक्वायरी करेंगे। इधर वो लोग बादामी केव्स पहुंच जाते हैं और पत्थर पर नक्काशी को देखकर प्रियल पूछती है अगर ये क्लू है तो यहाँ कुछ और भी होना चाहिए। तभी रवि को उस कपड़े में उल्टा शिवलिंग दिखता है। आदि उससे पूछता है विष्णु के दशावतार के साथ उल्टी शिवलिंग का क्या मतलब हो सकता है। तभी रवि मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये उस मंदिर का शिवलिंग है जिसकी परछाई पानी पर हमेशा उल्टी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ विश्वास मित्रा को बताता है चॉपर कर्नाटक में बादामी केव के पास कहीं लैंड हुआ है। फिर विश्वास उसे फोटो दिखाते हुए बताता है गवर्नर अपनी सिक्योरिटी को बिना बताए कहीं गायब हो गया है। इसके बाद वो लोग भी कर्नाटक के लिए निकल जाते हैं। सीन शिव मंदिर शिफ्ट होता है। प्रताप बताता है ये शिवलिंग अलग है क्योंकि इस पर जल की कोई धारा नहीं है। तभी रवि को जल के बाहर जाने वाले रास्ते पर एक पत्थर मिलता है जिस पर सिलेदारों का निशान बना होता है। फिर वो बताता है ये एक इशारा है, हमें रुकी हुई धारा तक पहुंचना है। प्रियल कहती है यहाँ आते हुए मैंने मंदिर के पीछे पानी का आउटलेट देखा था। फिर वो लोग मंदिर के पीछे जाते हैं। रवि को पानी के आउटलेट में से एक शंख मिलता है। फिर प्रताप एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं भगवान विष्णु एक सिंहासन पर विराजमान है, हमें वहां जाना है। गुफा की तरफ जाते हुए प्रताप थक जाता है और उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो लोग प्रताप को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ गवर्नर आ जाता है और रवि से कहता है खजाना कहाँ है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। इसके बाद वो को भी गुफा की तरफ ले जाता है। उन्हें वहाँ पर भगवान विष्णु की तीसरे अवतार की मूर्ति दिखती है। रवि शंख को जैसे ही मूर्ति में लगाता है वहाँ एक दरवाजा खुलता है और उसके अंदर दूसरा और दरवाजा दिखाई देता है जिसे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के खंजर से खोल देता है और उन्हें खजाना मिल जाता है। रवि कहता है महाराज का सिंहासन यहाँ नहीं है, सोचो क्या इस खजाने के लिए मेरे पापा जज साहब प्रिसिक शहीद हुए थे। प्रियल कहती है इसका मतलब एक और खजाना है जिसकी रखवाली सिलेदार कर रहे हैं। रवि कहता है हम अब तक सोच रहे थे ये किसी सोने की खजाने की खोज है, लेकिन हम लोग गलत थे। सिलेदार जिस खजाने की रक्षा सालों से करते आ रहे हैं वो असली खजाना छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन है, उसे सिलेदारों ने कहीं और छिपा दिया होगा। रवि कहता है लेकिन वो खजाना कहाँ है, उसका क्लू हमें कहाँ मिलेगा। फिर वो लोग वहीं ढूंढने में लग जाते हैं। तभी रवि की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। वो उस बॉक्स में महाराज का खंजर जैसे ही लगाता है
उसमें से चाबी का तीसरा हिस्सा मिल जाता है, जिसे देखकर प्रियल कहती है, अगर चाबी के 3 हिस्से हैं, पहला दीक्षित सर के चैम्बर से हमें मिला, दूसरा ये रहा, तो फिर तीसरा कहाँ है? रवि कहता है दूसरा हिस्सा मेरे पापा के पास था, जो शायद अब उनके हत्यारों के पास होगा। फिर वो गवर्नर से चाबी के तीसरे हिस्से के बारे में पूछने लगता है। गवर्नर उससे कहता है मुझे नहीं पता। तभी प्रताप आ जाता है और गवर्नर को गोली मार देता है। तभी उन्हें वो बॉक्स देता है। उसकी लाइन को पढ़कर प्रताप बताता है, सिंहासन रायगढ़ किले में है। प्रियल कहती है तुम लोग रायगढ़ जाओ, मैं और आदि इन दोनों को सामान लेंगे। उन लोगों के जाने के बाद पुलिस वहाँ आ जाती है। प्रियल उनसे कहती है मैं एक अंडरकवर एजेंट हूँ। इंस्पेक्टर पूछता है तुम इन क्रिमिनल के साथ क्यों भाग रही थी? प्रियल कहती है पहले आप इन्हें अरेस्ट कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इधर रवि और प्रताप रायगढ़ किले में पहुंच जाते हैं। प्रताप कहता है रायगढ़ में ऐसी कई जगह हैं जो सुरंग की तरह धंस चुकी हैं, लेकिन अब 2 बची हैं, अंडभार और खलवत खाना। फिर बताता है विजय स्तंभ, महाराज का कोट और महाराज का निवास स्थान, इन तीनों जगह को खलवत खाना कनेक्ट करती है। फिर वो लोग खलवत खाना के अंदर चले जाते हैं। रवि पूछता है आपको इस कमरे की डिजाइन कुछ अजीब नहीं लग रही है? फिर प्रताप बताता है उस जमाने में राजा के गुप्तचर बैठकर राजा को यहाँ खबरें दिया करते थे। रवि कहता है मुझे नहीं लगता ये कमरा गुप्त चर्चा के लिए बनाया होगा। देखिए ना बाहर कितनी रोशनी है और कमरे में कितना अंधेरा है। सिलेदारों ने ये कमरा दुश्मन को गुमराह करने के लिए बनाया होगा, ताकि दुश्मन अगर यहाँ पहुंच भी जाए तो ये बंद कमरा देखकर बगैर ये सोचे कि इस कमरे के आगे भी कोई रास्ता हो सकता है। मुझे लगता है सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता इसी कमरे से होकर जाता है। फिर वो लोग रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं। तभी रवि को अर्धचंद्राकार का निशान दिखाई देता है। रवि उसे जैसे ही दबाता है तभी दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर उन्हें एक लंबी सुरंग दिखाई देती है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए बीच बीच में क्लू मिलते जाते हैं और लास्ट में उन्हें एक दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर दूसरा और दरवाजा होता है। रवि चाबी के हिस्से को उसमें लगाते हुए कहता है इतनी लंबी खोज के बाद भी हमारे पास चाबी के तीनों हिस्से नहीं है। तभी प्रताप उस पर गोली चला देता है और कहता है शायद चाबी के 3 हिस्से थे ही नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह थी जो सिलेदारों ने फैलाई थी, ताकि हम जैसे सिंहासन को ढूंढने वाले गुमराह हो जाएं। फिर वो कहता है तुम्हारे पापा और जज को मरवाने वाला मैं ही था, गवर्नर तो मेरा छोटा सा प्यादा था। तभी रवि उनके पास चाबी का दूसरा हिस्सा देख लेता है। रवि पूछता है पर ये सब किस लिए कर रहे हो? प्रताप उसे बताता है शिवाजी से पहले मेरे वंशज यहाँ राज किया करते थे, लेकिन शिवाजी ने मेरे वंशजों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। इसके बाद प्रताप चाबी का दूसरा हिस्सा उस दरवाजे में लगा देता है। दरवाजा तो नहीं खुलता है, लेकिन वहाँ पानी भरने लगता है। फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। उसके बाद रवि उससे कहता है चाबी के 3 हिस्से हैं। मुझे शुरू से ही तुम्हारी कुछ बातें खटक रही थीं। जब मैं तुम्हारे घर आया था तब तुमने मुझे सिलेदार कहा था। हम एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक सिलेदार हूँ? तुम्हारा सच जानने के लिए ही मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, बस ये नहीं बताया चाबी का तीसरा हिस्सा मेरे पास है। इसके बाद वो तीसरे हिस्से को भी दरवाजे में लगा देता है। तभी पानी आना बंद हो जाता है और एक बड़ा सा पत्थर प्रताप के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रवि उस दरवाजे को खोल देता है। फिर उसे वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन चमकता हुआ दिखाई देता है और ये वेब सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज और मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।